नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना वाकई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, इसमें एक लड़का होता है, अपनी प्रेमिका से जब मिलता है तो उसके साथ इतना घिनौनी काम कर दिया जाता है। उस लड़के का गुप्तांग काट दिया जाता है और उसको काट करके उसी के पैकेट में डाल दिया जाता है और पैकेट में डाल करके उस लड़के को ठिकाने लगाया जाता है। दरअसल जब इस बात की जब खुलासा होता है कि आखिर किस वजह से उस लड़के के साथ ऐसा हुआ और किस क्यों क्यों और किसने किया इस बात को, तो वाकई जिसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब इस घटना का खुलासा होता है तो सभी लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना घिनौना काम करने के बाद भी उनको कोई पछतावा नहीं होता है। तो चलिए आज के सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं कि आज की कहानी क्या है और उसमें हुआ क्या था। दरअसल जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आपका अगर प्यार और सपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं है। दरअसल बिहार का एक ज़िला लगता है आरा, और इसी आरा का एक छोटा सा गांव लगता है सेखमतपुर गांव। इसी सेखमतपुर गांव का रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार का जो मुखिया है वो ऋषिकेश होते हैं। ऋषिकेश और उनकी पत्नी, जिनका नाम मुन्नी होता है, मुन्नी देवी, और इनके दो संतान होती हैं, एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। दरअसल बेटी और बेटा, बेटी अभी छोटी होती है जो अभी 8 साल की होती है, लेकिन जो बेटा होता है वो बेटा उनका कक्षा 10वीं का छात्र होता है। बेटी दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, बेटा दूसरे स्कूल में पढ़ता था। और जो लड़का होता है वो अपनी बहन को कभी लेकर के जाता था तो कभी उसके पिता छोड़ने जाते थे। अक्सर जब उसके पिता जॉब पर जाया कर रहे होते हैं तो अपनी बेटी को वो स्कूल छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद वहीं से अपने जॉब पर चले जाया करते थे। लेकिन जो इधर जो लड़का था जिसका नाम संदीप होता है, संदीप अपने स्कूल जाया करता और फिर वहाँ से इसको अपने घर आया करता। बीच में उसको ट्यूशन अगर लेनी होती तो बीच में एक दिन उसने ट्यूशन क्लास भी ले रखी थी। जब भी उसको मौका मिलता वो ट्यूशन क्लास चला जाता, नहीं तो फिर जब उसका मन नहीं करता तो वो ट्यूशन क्लास भी नहीं जाता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। जब 10वीं कक्षा का जब सत्र स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो उसकी एक कक्षा में एक लड़की की एंट्री होती है लगभग 2 महीने बाद, यानी कि जून में एक लड़की की एंट्री होती है। और जब लड़की की एंट्री होती है तो फिर उस लड़की को जब संदीप देखता है तो बौखला सा जाता है। कहीं ना कहीं उसको तो कहते हैं कि पहला प्यार हो जाता है, उसी प्रकार का संदीप को होता है। दरअसल जो लड़की होती है वो उसका एडमिशन तो कहीं और होता है, लेकिन वो उसका स्कूल में बस क्लास करने के लिए आती है ताकि उसकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर हो सके, क्योंकि वो कहीं बाहर रहती थी। और जब वहाँ अपने गांव में आती है तो फिर यहीं पर उसका एडमिशन हो जाता है और क्लास यहीं पे वो रेगुलर कर देती है। लड़की का नाम प्रिया होता है और प्रिया और संदीप जब एक दूसरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों के मन में चाहत होने लगती है। लेकिन प्रिया के मन में क्या था ये भी बात संदीप को पता नहीं होती है। लेकिन संदीप जो होता है अपने मन ही मन में अपनी प्रिया को, यानी कि उसको अपनी प्रिया मान चुका था और उसको अपनी बीवी बनाने के सपने देखने लगा था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। यहाँ पे जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है, तो हाफ ईयरली जब एग्जाम खत्म होता है तो संदीप के मन में एक विचार आता है कि ऐसे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, मुझे बात करनी चाहिए। और बात करने को लेकर के वो प्रिया से एक दिन क्लास के अंदर ही वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इस पर जो प्रिया होती है वो कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब इस पर जो संदीप है वो बेहद डर जाता है कि अगर हो सके तो या करके अगर ये सर से बोल देगी या तो फिर अपने घर बोल देगी तो सभी लोग मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन जो प्रिया होती है वो कुछ बोलती नहीं है। अगले दिन स्कूल भी नहीं आती है। संदीप परेशान हो जाता है कि आखिर बात क्या है। अब जो प्रिया होती है वो अगले दिन स्कूल आती है। जब अगले दिन स्कूल आती है तो फिर वो संदीप को देख करके मुस्कुरा रही होती है। अब संदीप को लगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमारी जो बात है वो बनती नजर आ रही है। अब वो सीधा प्रिया के पास जाता है और पूछता है कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर जो प्रिया होती है कहती है कि प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं डरती थी कि अगर तुम मुझे ना कह दोगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
इस पर जो संदीप होता है वो कहता है कि ठीक है। अब इन दोनों में बातचीत होने लगती है, धीरे धीरे इन लोगों में नंबर एक्सचेंज होता है। नंबर एक्सचेंज होने के बाद इन दोनों की बातचीत होने लगती है। अब जब भी इन लोगों को स्कूल जाना होता था, ये दोनों साथ जाया करते थे, उधर से साथ आया करते थे। और ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। जब जब भी जो संदीप होता है उसको उसको देखने का मन होता था, तो वो अपनी साइकिल उठाता था और धीरे धीरे उस लड़की के गांव चला जाता था। दरअसल जो लड़की है, बगल का ही एक गांव होता है जो उसके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर होता है, और उस गांव का नाम होता है चक्रपानपुर। और उसी चक्रपानपुर में जब वो जाया करता है और उस लड़की को देखा करता था, देख करके फिर उसको संतुष्टि होती थी, फिर वो घर चलाया करता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। जब भी प्रिया कुछ बनाती थी तो संदीप को बुलाती थी, संदीप जाता था और उस लड़की से वो लेता था खाने की चीज़, और लेकर के वहीं पर बैठ करके खाता भी था और खा करके चला आता था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। एक दिन जब संदीप गया रहता है उस प्रिया से मिलने के लिए, तो संदीप कहता है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। इस पर जो प्रिया होती है, पहले तो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन फिर भी वो तुरंत मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अपनी साइकिल को रोड के किनारे कहीं झाड़ियों में छुपा दो, छुपा करके घर के पीछे आओ। इस पर जो संदीप होता है तुरंत साइकिल को कहीं छुपाता है झाड़ियों में, और झाड़ियों में छुपाने के बाद वो सीधा घर के पीछे जाता है। घर के पीछे जाने के बाद वहाँ पर एक रास्ता, एक घर में एक दरवाजा होता है अंदर आने के लिए। जो प्रिया होती है उसी रास्ते, उसी दरवाजे को खोल देती है और संदीप जो है वो घर में आ जाता है। प्रिया उसको लेकर के सीधे अपने कमरे में चली जाती है, और कमरे में जा करके वो दोनों वक्त गुजारते हैं और दोनों बातें करते रहे होते हैं। बातें करते करते इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है, और शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। उस रात उन लोगों ने तकरीबन 3 बार से ज़्यादा संबंध बनाए। उसके बाद जो संदीप है वहाँ से निकलता है और सीधा अपने घर चला आता है। अब ऐसे ही जब भी उसका मन होता, प्रिया का मन होता, उसको बुला लेती और संदीप चला जाया करता था। इन दोनों के बीच में ऐसे ही शारीरिक संबंध बन रहे होते हैं। वक्त गुजर रहा होता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि जो बुराई है, बुराई का अंत तो होना ही होता है। चाहे गुनाह को कितने भी सादे तरीके से किया जाए, गुनाह तो छुपेगा नहीं, कहीं ना कहीं वो सामने तो आ ही जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, और एक दिन जो प्रिया है, प्रिया एक दिन संदीप को मिलने के लिए बुलाती है। संदीप आता भी है। आने के बाद से वो प्रिया की जब घर में घुसता है, घर में घुसने के बाद से, जब संदीप घर में घुसता है तो घर में घुसने के बाद से जो प्रिया है जब दरवाजा बंद कर लेती है, ये दोनों अपने आप में एकदम मस्त होते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि घर के बाहर भी कोई व्यक्ति है और जो उसकी आवाज़ों को सुन रहा होता है। दरअसल उस जो लड़की है, उसका जो पिता होता है उस लड़की की आवाज़ को सुनता है, तो सीधा वो अपने पत्नी के पास जाता है और अपने बेटे को जगाता है। और बेटे को जगाने के बाद से कहता है कि लग रहा है कि प्रिया के कमरे में कोई लड़का है। अब इसलिए दरवाज़ा खुलवाया जाता है। सभी लोग जब जाते हैं वहाँ पे दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो प्रिया सोने का नाटक करती है, लेकिन जब दरवाज़ा फिर बार बार पीटा जाता है तो दरवाज़ा जो प्रिया है वो खोलती है। और खोलते ही दरवाज़ा, जो लड़का होता है वो बेड के नीचे छुप जाता है। दरवाज़ा खोलती है तो उसकी माँ पूछती है कि आखिर कमरे में कौन था। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि कोई तो नहीं है, मैं तो बस ऐसे फ़ोन पे बात कर रही थी, फ़ोन स्पीकर पे था। तो वो कहता है, उसका भाई है, वो कहता है फ़ोन दिखाओ मुझे, फ़ोन पे तुम किससे बात कर रही थी इतनी रात को। तो उस पर जो उस भाई होता है वो घर में इधर उधर देखने लगता है, और जब देखता है तो उसमें उस लड़के को बेड के नीचे छुपा हुआ पाता है। उस लड़के को खींच करके बाहर निकाला जाता है, और फिर खींच करके बाहर निकाले जाने के बाद पूछा जाता है कि ये कौन है। तो इन दोनों ने बताया कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के बिना अब नहीं रह सकते, एक दूसरे से शादी करेंगे। इस पर जो लड़की का जो बाप होता है वो इतना गुस्सा होता है कि वो संदीप को मारने लगता है, पीटने लगता है। और मारने पीटने के बाद से उस लड़के को वहीं पर पकड़ के बिस्तर पर पटक दिया जाता है, क्योंकि जो लड़का होता है वो नग्न अवस्था में होता है। केवल उसके शरीर पर बस एक बनियान होती है, अंडरवियर होती है, बस 2 ही चीज़ें होती हैं। और उसके बाद से उसके अंडरवियर को निकाला जाता है, और यहाँ तक कि उन दरिंदों ने इतना भी रहम नहीं किया, उस लड़के का गुप्तांग तक काट दिया। गुप्तांग काटने के बाद से जो लड़का था वो परेशान हो जाता है कि अब तड़प रहा होता है। तड़पते तड़पते वो अपना जो लड़के को उसके परिवार, जो प्रिया के परिवार वाले होते हैं, उस लड़के को वहाँ से उठाते हैं और उठा करके बाहर जंगल में फेंक देते हैं।
जब जंगल में फेंकते हैं तो जो लड़का है अपना फ़ोन से अपने परिवार वालों को बुलाता है और बुलाने के बाद उस लड़के से कहता और उस लड़के को जब उसके परिवार वाले आते हैं तो अपने परिवार वालों को जब वो फ़ोन करता है तो कहता है कि माँ, मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हो गया है। उसकी जो माँ थी वो कहती, तुम इतनी रात को घर से बाहर कब गए? अब बिना सवाल जवाब किए ही वो जो लड़का है वो कहता है कि आप लोग जल्दी से आ जाइए वरना मेरी जान चली जाएगी। इस पर जो परिवार के लोग हैं संदीप के, सभी लोग दौड़े भागे किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके उस लड़के की जब स्थिति को देखते हैं तो उनको समझते हैं, देर नहीं लगती है और सीधा उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है तो फिर यहाँ पर जो लड़का है, जो संदीप है, डॉक्टर की जो टीम है उसको तो बचाती ही है और बचाने के बाद ही उस जब पूछा जाता है उससे कि देखा जाता है कि इस लड़के की जो स्थिति है इसकी तो काफ़ी भयानक कर दी गई है। तो अब जो परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि उनको पुलिस केस करना है और तुरंत पुलिस को बुलाया भी जाता है। पुलिस जब आती है तो जब मामले की जब पूछताछ किया जाता है कि आखिर हुआ क्या है, तो कैसे कैसे ऐसे हो गया है, तो जो लड़का है सारी बातें बताता है। ये यही बात यही नहीं रुकती है, जब लड़के पुलिस की जो टीम है जब लड़की के घर पे पहुंचती है, यानी जो प्रिया के घर पे पहुंचती है, तो फिर पूछा जाता है कि जो प्रिया है वो कहाँ है। परिवार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि प्रिया तो कल ही अपने मामा के यहाँ चली गई थी और अभी वो यहाँ पर नहीं है। इस पर जो परिवार के लोग हैं वो कहते हैं कि माफ़ी चाहते हैं, जो पुलिस है वो कहती है कि प्रिया कहाँ है, उससे हमारी बात कराइए। लेकिन जब प्रिया घर में रहे तब ना, दरअसल जब उनसे बार-बार जब पुलिस पूछती है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, उनको नहीं पता है, वो तो मामा के घर पे गई है। जो पुलिस है उस लड़के को और उसके पिता को, यानी प्रिया के भाई को और प्रिया के पिता को पुलिस उठाती है और उठा करके थाने लेकर के आती है। जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो फिर उन्होंने अपना गुनाह कबूला कि उन्होंने उस लड़के को तो गुप्तांग काटा ही, साथ ही साथ उन्होंने अपनी लड़की को भी मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट उतारने के बाद से उस लड़की को बाहर के गाँव से बाहर, यानी कि एक रोड है, रोड के बगल में एक नाला है और उसी नाले के पास उस लड़की को फेंक करके आ गए हैं। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि अपनी ही बेटी को, अपनी ही औलाद को कोई इंसान कैसे काट सकता है, कैसे मौत के घाट उतार सकता है। जब पुलिस की टीम है वहाँ मौके पर पहुँचती है और पहुँच करके बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में ले करके सीधा उन लोगों के ऊपर हत्या के आरोप में धारा 302, 307 तमाम जो धाराएं होती है लगा करके उन दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यह नहीं बल्कि जो लड़की की माँ होती है वो भी इस गुनाह में शामिल होती है और सीधा उस लड़के की जो लड़की है उसकी माँ को भी जेल की सलाखों के पीछे, यानी कि जो परिवार में अब कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रह जाता है। लड़की पहले ही मर चुकी थी, माँ, पति और भाई बेटा जो था, वो तीनों लोग बचे हुए थे परिवार में, सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। इधर जो लड़का है यानी कि जो संदीप है वो दर्द से तड़प रहा है क्योंकि उसका जो गुप्तांग है उसको काट करके हटा दिया गया है। अब जो लड़का है वो जीवन तो जिएगा लेकिन कभी वो शादी नहीं कर सकता, कभी बाप नहीं बन सकता, वो उसको एक अलग ही ज़िंदगी अब जीने पड़ेगी। तो बाकी समाज में ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, ऐसे-ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं जो इतना घिनौना काम कर देते हैं कि जिसकी कभी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते-जाते हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है, सुभाष चंद्र जी हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। उन्होंने कमेंट हमारा किया है, एक वीडियो होती है, उन्होंने कहा कि दूसरी चाबी बनवा लेनी चाहिए थी। तो जब जिसके ऊपर मुसीबत आती है तो फिर वो ये नहीं सोचता है कि आखिर उसको क्या सही है, क्या गलत है, क्या वो कर सकता है। और ऊपर से जो औरत है वो तो और भी नहीं सोच सकती हैं। बाकी है एक रेहान खान जी हैं, टेक इनका चैनल है, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना प्यारा कमेंट किया है, अपनी सुझाव दिया है, आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगले नंबर पे हैं अनिक जी, अनिल कुमार जी हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अब हमें सलाह दी है कि भाई इतनी ठंड है, घर में बना लिया कर ये वीडियो को। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों के लिए जो मैं खेत में बैठ करके, जहाँ चाहे वहाँ बैठ करके आप लोगों तक वीडियो में पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो आप लोगों तक रेगुलर पहुँचे ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे और आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिलता रहे, क्योंकि घर में शादी भी है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन चलिए, आप लोगों के लिए सब चीज़ें जायज़ हैं। अगले नंबर पर है गणपति चौहान जी, फिर है अगले नंबर पे
आदित्य विजन जी, आप दोनों लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, जिसको सुनने के बाद से, जिसको पढ़ने के बाद से मन में उत्साह जगता है और मैं वीडियो बनाने के लिए सक्षम हो जाता हूं और तुरंत बैठ करके वीडियो बनाने लगता हूं। संतोष कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि बीरबल की कहानी आपने बना दी है, बीरबल की खिचड़ी आपने बना दी है। तो जो कहानी है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों तक बताने की, पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कहानी छोटी से बड़ी क्यों ना हो जाए, मैं इसीलिए आप तक पहुंचाता हूं। एक जीएस गेमिंग करके हैं, इन्होंने कहा कि अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भाई, मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूं। वो सीखने वालों के लिए कभी उम्र कम पड़ जाती है, लेकिन उनका सीखना ख़त्म नहीं होता है, हमेशा सीखते ही रहना चाहिए, कभी ना कभी हमेशा सीखना चाहिए। अगले नंबर पे हैं अशोक यादव जी हैं, भारतीय सनातन जी हैं, अगले नंबर पे हैं भारतीय सनातन जी हैं, सिमरन जी हैं। आप तीनों लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। मैं चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते जितने भी भाइयों का मैंने नाम नहीं ले पाया, उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सलामत रहें। ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।